नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे चुनावी दंगल में बजट मंगल। चुनाव से पहले केंद्र की सरकार ने केंद्रीय बजट पास करके आम जनता को कई सौगात देने के साथ ही साथ चुनावी माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं के साथ साथ छात्रों के लिए भी कई योजनाओं की सौगातें दी गई हैं। हालांकि आज के बजट में केंद्र सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकीकरण और विकास के लिए कई नए आयाम स्थापित करने का भी काम किया है, लेकिन इसे चुनावी स्टंट के तौर पर देखा जा रहा है। चुनावी माहौल में आम बजट क्या काम करेगा, इसी को लेकर आज हम चुनावी दंगल में बजट मंगल पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। साल 2022 राजनीतिक दलों के साथ साथ आम जनता के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी से जूझते भारत को आम बजट से कई सारी उम्मीदें रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने छोटे उद्योगों से लेकर बड़े कारखानों तक, छोटे कारीगरों से लेकर बड़े व्यापारियों तक, छात्रों से लेकर बेरोजगारों तक, बुजुर्गों से लेकर महिलाओं तक सबको अपनी कई योजनाओं से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसे चुनावी स्टंट करार दिया जा रहा है। आज ये जो बजट है एक ऐसा बजट आया जिसमें चाहे किसान हो, चाहे विभिन्न राज्य के हित की बात मैं करूं, युवाओं की बात करूं, चाहे मैं छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करूं, चाहे मैं गरीब की बात करूं, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की बात करूं, सबके हित का बजट। इस बजट में सबका ध्यान रखा गया है और ये बजट सभी राज्यों की उन आकांक्षाओं को पूरा करता है, उन राज्यों ने भारत सरकार से अपेक्षा की उनको पूरा करता है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री सीतारमण जी को मैं बधाई देता हूँ। जो आया इस समय किस आम आदमी के हिसाब से नहीं बनाया है। आम आदमी चाहता है कि महंगाई कम हो, बेरोजगारी दूर हो, हमें सामान सस्ता मिले, जो हमारा जीवन जो है जीवन आराम से कटे। और जो गरीब आदमी जाएगा, और जो इस समय इतनी महंगाई कर रखी है सरकार कि हर चीज महंगी हो रखी है। सबसे पहले तो डीजल, पेट्रोल, गैस 1000 रुपए की है, सरकार ने दी गई है। और एक व्यापारी वर्ग इस समय जो डीजल पेट्रोल की वजह से इतना परेशान है, क्योंकि जब हम डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने से सारा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है। जो चीज अगर हमारी 100 रुपए में आती थी वो अब 150 रुपए की 200 में आने लगी। इस बजट को मैं तो 10 में से 2 नंबर भी नहीं दूंगा। मैं 0 नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन 2 नंबर तो दे दूंगा। देखिए, सीधी सी बात है, बजट तो देश का बजट होता है और चुनाव के समय पर राजनीति भी होती ही है, चाहे इसकी हो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की आज की सरकार है। तो ये सारी सरकारों का पिछले 75 सालों से यही रहा है, जब चुनाव का समय आता है तो चुनावी बजट होता है, इसमें कोई राय नहीं। लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार से मिल रहा है वो एक सराहनीय कदम है। जैसे घर में 2 वृद्ध हैं और 1500 दोनों को पेंशन मिल रही है, वो सराहनीय काम है। यानी अगर आपका सिलेंडर 1000 रुपए का हो भी गया तो लेकिन आपके 2000 रुपए किसानी के आ जा रहे हैं, प्लस 3000 रुपए आपके दोनों वृद्धों के आ जा रहे हैं, 5000 रुपए आपके आ गए। 1000 रुपए का सिलेंडर ले लो, तो कहीं ना कहीं राहत भी है और कहीं ना कहीं मुसीबत है। लंबे वक्त से मानदेय वेतन बढ़ाने को लेकर और कई मांगों के लिए आंदोलन करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए केंद्र सरकार अब नई पहल करने वाली है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सक्षम बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उनका कौशल विकास के साथ साथ आर्थिक विकास भी किया जाएगा। पूर्वोत्तर विकास योजना और प्रधानमंत्री गतिशील योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के चिन्हित जिलों में विकास पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में डाकघरों में ही एटीएम सुविधा भी दी जाएगी। राज्य के किसानों के लिए आम बजट में कई बड़े आयाम स्थापित किए गए हैं, जिनमें एमएसएमई के अंतर्गत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। इसके अलावा बजट में किसानों का भी ख्याल रखा गया है। किसानों की ऑर्गेनिक खेती के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें किसानी मशीनें और खाद जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
राज्य के सीमांत जिलों के गाँव को वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत विकसित किया जाएगा। दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। पर्वतमाला प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश के लघु और कुटीर उद्योगों को मदद दी जाएगी। दूर दराज के इलाकों तक हर घर जल योजना के तहत पेयजल मुहैया कराया जाएगा। देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ा जाएगा, जिसमें गंगा भी शामिल होगी। लेकिन पार्टी को केंद्रीय बजट से चुनावी राज्यों में फायदा भी हो सकता है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के दायरे के बीच केंद्र सरकार बजटीय घोषणा को चतुराई के साथ पेश कर चुकी है, जिसका कितना फायदा उसे चुनाव में मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो जहां एक तरफ केंद्रीय बजट के आने के बाद आने वाले साल में आर्थिक वृद्धि को लेकर उम्मीद जगी है, वहीं पर इस बजट को आम आदमी के द्वारा जिस तरह से देखा जा रहा है, आम आदमी का साफ कहना है कि आम आदमी के लिए ज्यादा कुछ खास इस बजट में नहीं किया गया है। हालांकि औद्योगिकीकरण को जरूर बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाओं पर विचार किया गया है, तमाम योजनाएं लाई गई हैं और साथ ही साथ एक अच्छा खासा बजट भी उसके लिए रखा गया है। लेकिन यदि मिडिल क्लास की हम यहाँ पर बात करें, खासतौर से महिलाओं की यदि बात करें, तो ना तो गृहिणी को और ना ही कामकाजी महिलाओं को यहाँ पर बहुत अधिक सुविधा या राहत दी गई है। लंबे समय से 11 साल के लंबे समय से इस बात को लेकर इंतजार चल रहा था कि 2.5 लाख से ऊपर यदि कोई महिला कमाती है तो उस स्लैब में कहीं ना कहीं उसे छूट दी जाएगी और उसका फायदा महिला को अधिक मिल पाएगा। लेकिन इस बार भी इस बजट में महिलाओं के हाथ, कामकाजी महिलाओं के हाथ निराशा ही लगी है। 2.5 लाख से ऊपर यदि आप कमाते हैं तो 2.5 लाख के बाद अगले 2.5 लाख पे 5% टैक्स आपको देना पड़ेगा, जिसको लेकर महिलाओं में खासतौर पर निराशा देखी जा रही है। गृहिणियों की यदि बातचीत की जाए तो गृहिणियों में भी कुछ खास राहत सामने आई नहीं है। ऐसे में जरूर मिडिल क्लास के लिए यदि माना जाए तो मिडिल क्लास के लिए कुछ खास नहीं है। हालांकि उद्योगों को बढ़ाने के लिए तमाम तरह की योजनाओं पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है, योजनाएं भी आई हैं और बजट का अलग से प्रावधान भी किया गया है। यदि आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए ऋण आपको आसानी से मिल सकता है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अच्छा खासा बजट एक तरफ रखा गया है, योजनाओं पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है। और उत्तराखंड की परेशानियों को यदि देखा जाए तो इस चुनावी साल में आगामी चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया है, उनको अपग्रेड करने की बात की गई है। यकीनन इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि लंबे समय से उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जो अपनी मांग उठा रही थी, उनको लेकर मौजूदा सरकार के द्वारा भी कुछ ज्यादा उनके लिए किया नहीं गया था। ऐसे में उन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकती है, जिसको बजट के सहारे कहीं ना कहीं उत्तराखंड में पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं आपका। सुरेंद्र अग्रवाल, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हेमा भंडारी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका भी। यूकेडी वरिष्ठ नेता पीसी थपलियाल भी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर पीसी थपलियाल जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। बजट जिस तरह से आया है, यकीनन उम्मीद की जा रही थी, आम आदमी को बहुत बड़ी उम्मीदें थी और खासतौर से जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव है, लोगों को लग रहा था कि कुछ करिश्मा लेकर आएंगे बजट में, जिस तरह की सौगातें होती हैं वो लेकर आएंगे। हालांकि सौगातों के तौर पर देखा जाए तो कुछ ज्यादा लाभदायक लोगों के लिए नजर नहीं आ रहा, खासतौर से मिडिल क्लास लोगों की बात की जाए तो। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि बजट को एक साइड में रख दें जी, और जिस तरह से महंगाई का एक पहाड़ जनता के आगे खड़ा होता दिख रहा है, उस पहाड़ को ये बजट कितना कम कर पाएगा, ये बहुत बड़ी आशा इनसे नहीं की जा सकती। क्योंकि जिस तरह से माननीय मोदी जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को सीधा सीधा खुली अर्थव्यवस्था में धकेल दिया, जबकि माननीय मनमोहन सिंह जी थे वो धीरे धीरे ले जा रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा विशाल देश में जनता को एक साथ आगे बढ़ाना बहुत चुनौती का काम है। लेकिन माननीय मोदी जी ने कभी नहीं सोचा कि हमें सबको साथ ले जाना है। उनके लिए तो 2 आदमी बहुत हैं और उन 2 आदमियों के नीचे जो बड़ा पूंजीपति है उसका बहुत बड़ा ख्याल रखते हैं, चाहे कितना भी एनपीए हो जाए। लेकिन जिस तरह से आज इन्होंने के बजट में डिजिटल डिजिटल और डिजिटल यानी डिजिटल का जो एक खाका हमारे आगे रखा है, वो बहुत ही इस जो हमारी समाज है उसके लिए एक चुनौती इन्होंने खड़ी कर दी है। जो ये बोल रहे हैं कि हम
डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलेंगे। हम मतलब अब बच्चे टीवी से पढ़ेंगे, उससे पढ़ेंगे। देखिए हिंदुस्तान में समाज अभी भी उस के काबिल नहीं है जो जी इन परिस्थितियों को फेस कर सके। जी लेकिन जी कौन है पीसी इसमें थपलियाल जी, वाला? ये जी पीसी थपलियाल जी, यहाँ पर यदि हम डिजिटल की बातचीत करें तो कोरोना काल में डिजिटल को लेकर, माफ कीजिएगा, बजट सीधे तौर पर लोगों को फायदा भले ही ना पहुंचा रहा हो, लेकिन डिजिटल की यदि हम बात करते हैं तो कोरोना काल में डिजिटल लेन देन ने, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने जो अहम भूमिका निभाई है उसे हम नकार भी नहीं सकते। बिल्कुल, लेकिन ये एक जोक भी तो बन गई है कि भाई इस कोरोना काल के डॉक्टर आ गए हैं मैदान में, तो लोग चिंतित हो रहे हैं कि जो हमारा जो डॉक्टरी होगी किस तरह का नॉलेज जो रखेंगे, क्योंकि हमारे देश में जो यूनिवर्सिटी ऑन द फील्ड होती है, जो एजुकेशन, आज बच्चे ऐसे हो गए हैं अंधेरों में, गुप्त अंधेरों में, क्या जीना है इस गुप्त अंधेरों में। मैडम हमें ये समझना होगा इस भारत देश की जिसने बड़ी बड़ी महामारियां झेली हैं, और उन महामारियों के भी तहत हम अपने शिक्षा और अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाते रहे, ऐसी योग्य लीडरशिप हमारे आगे थी। इन्होंने तो बंद कमरों में हमें करके दी। एक चीज जरूर माननी पड़ेगी कि जो इन्होंने ये जो जीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट एक महीने के अंदर हुआ है, उसमें ये भले अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन इसके पीछे भी डिटेल में डिस्कशन जब होगा तो मैं बताऊंगा कि किस तरह का खेल हमारे देश के साथ खेला जा रहा है और किस तरह की अर्थव्यवस्था हमारे आगे। ठीक है, हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं लगातार। सुरेंद्र जी, जिस तरह से बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लेकर अपग्रेड करने से लेकर तमाम नए प्रलोभन यहाँ पर दिए गए हैं, क्या आपको लगता है कि आगामी चुनाव में मौजूदा सरकार ने तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन बजट के सहारे उन्हें खुश करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है? देखिए, मेरी छोटी बहन है आप जी, सबसे बड़ी बात तो कि पूरी देश की आम जनता को इस केंद्र सरकार के बजट ने निराश किया है। ये पूंजीवादी बजट है। आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, आप अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं महिलाओं को, हमारी आंगनबाड़ी बहनों को। अरे कैसे करेंगे? पूरे पहाड़ में तो अभी भी 2000 गांव जो हैं, अपने लोग जो हैं, उन पे इंटरनेट क्या, उनमें टेलीफोन का बात करनी मुश्किल है। उत्तराखंड के अंदर तो अभी भी नेपाल का जो है कनेक्शन जो है, नेपाल के सिग्नल आते हैं। हमारे चबराता में हिमाचल का कनेक्शन लेना पड़ता है लोगों को बात करने का। डिजिटल इंडिया में 2022 तक जो है वो सेकंड फेज लागू हो जाना चाहिए था। हमारे उत्तराखंड में तो अभी फर्स्ट फेज जो है डिजिटल इंडिया का वही पूरा नहीं हुआ। अरे आप तो जुमलेबाजी कर रहे हैं पूरे सरकार में बैठे हुए लोग। कैसे एटीएम से पैसा निकालेंगे जब आपके यहाँ सिग्नल ही नहीं है पहाड़ों के अंदर? अरे आप जो सिग्नल थे भी बीएसएनएल का, उसको आप रिलायंस को सौंप रहे हैं, अंबानी को सौंप रहे हैं, अडानी को सौंप रहे हैं। पूरे सरकार को, केंद्र सरकार को दो ही आदमियों की, दो ही पूंजीपतियों की चिंता है, एक अडानी की और अंबानी की। कामकाजी महिलाओं के लिए कुछ नहीं है इस बजट में। खेती किसानी, तो आप ये मानते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है आगामी चुनाव में? इस बजट से कोई लाभ नहीं होने वाला भाजपा को? इसे चुनाव से जोड़ के मत देखिए। चुनाव की तो आचार संहिता लगी है, हमारे लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे जी। पिछले 5-7 वर्षों से लगातार जुमलेबाजी उत्तराखंड के साथ की जा रही है। हमको तो बड़े लंबे लंबे वादे किए गए थे कि दिल्ली में मैं बैठा हूं, डबल इंजन दे दो, और डबल इंजन देने के बाद भी मैं कंप्लीट कर लूं, आप मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। सीमांत क्षेत्रों के जो हमारे विकास का पैसा है वो अभी नहीं मिला। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा ने जो 3 माह में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, वो लगातार प्रधानमंत्री के दरवाजे पर ये भीख मांगते रहे हैं, कटोरा लेकर खड़े रहे हैं कि सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए पैसा दे दो। खेती किसानी की आमदनी बढ़ाने की बात करें, आमदनी तो क्या, खेती किसानी करनी जो है इस पहाड़ में मुश्किल हो गई है। जानवर छोड़ते नहीं है, सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, और केंद्र सरकार बड़ी पीठ ठोक रही है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। अरे केंद्र सरकार के पिछले कई विभागों का बजट जो है वो पूरे पिछले साल ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, आपके पास वापस आएंगे सुरेंद्र जी, आपको मैं मौका जरूर दूंगी। हमारे साथ हेमा जी भी जुड़ी हुई है आम आदमी पार्टी से। हेमा जी, क्या लगता है आपको, ये बजट क्या उत्तराखंड की जनता के लिए लोक लुभावना हो सकता है? क्या इसका फायदा आगामी चुनाव में बीजेपी को होगा, या कहीं से कोई फायदा होता आपको नजर नहीं आ रहा? देखिए, आत्मनिर्भर भारत का जो ये चुनावी बजट पेश हुआ है जी, चुनाव का दौर चल रहा है, और इतने बड़े भाषण में जो जनता अपने कोरोना काल के बाद जो उम्मीद लगा के बैठी थी, उनको बहुत मायूस होना पड़ा और ना उम्मीद हुए हैं। उत्तराखंड की जनता भी ना उम्मीद हुई है। आम जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई महंगाई कम करने के लिए कोई बात नहीं की,
और जो इन्होंने किसानों का बजट है वो पहले से कम कर दिया। महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, और इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं है। मतलब जो ये लगातार डबल इंजन की सरकार को, जो उत्तराखंड में जो ये सौतेला व्यवहार करते आए हैं, उत्तराखंड में जो ये अगर डिजिटल की बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में डिजिटल काम नहीं करेगा। उत्तराखंड में सिर्फ एक तरह से इन्होंने अभी ये भी हो सकता है कि चुनाव के बाद बजट में कुछ फेरबदल हो जाए। अभी केवल जो है एक लुभावना सा वो दे दिया है जी। लेकिन हेमा जी, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए तमाम नई योजनाएं बजट में है। यदि आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सरकार मदद करेगी। हाँ, सिर्फ ये कर्जा कर सकते हैं, कर्जा दे सकते हैं। अभी आप ये देखिए कि यहाँ पर जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो बात करनी चाहिए थी, क्योंकि उत्तराखंड जो बेस है यहाँ पर जो है टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था, लेकिन वो इन्होंने नहीं किया। और लगातार औद्योगिकीकरण की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पूरे देश से यहाँ पर आते हैं लोग, पर्यटन स्थल है एक तरह से जी। तो यहाँ पर इन्होंने कोई भी इस तरह की राहत नहीं दी है, इन्होंने पूरी तरह से निराश किया है जी। तो आपको लगता है टूरिज्म को लेकर और कुछ किया जाना चाहिए था? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर व्यापारी बहुत निराश है, बिल्कुल करना चाहिए था। ठीक है। और लगाए लोग आस लगाए बैठे थे। उत्तराखंड में तो लोग आस लगा रहे थे कि ये कुछ उत्तराखंड के जनता के लिए कुछ करेंगे, यहाँ पर कुछ राहत देंगे, सिर्फ कर्जा ही कर्जा। ठीक है, हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता संजीव वर्मा भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका संजीव जी। मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी संजीव जी, बजट जिस तरह का आया है, तमाम बीजेपी के लोग इसे जनता के हित का बजट बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टियां साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही कि उत्तराखंड को इस बजट से कुछ नहीं मिला है और मिडिल क्लास की तो पूरी तरह से कमर तोड़ी गई है एक बार फिर से। जी, आपसे अनुरोध करेंगे फोन के अनम्यूट बटन को चेक कर ले ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। संजीव जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही। मैं आपके पास और इसी बीच आप सभी से अनुरोध है, बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। देवभूमि के दंगल में लगातार आज हम बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से चुनावी दंगल में बजट का मंगल करने की कोशिश की गई है, यहाँ पर क्या उसका फायदा वाकई में आगामी चुनाव में मौजूदा सरकार को मिलता हुआ नजर आएगा, या कहीं ना कहीं इस बजट के सहारे एक बार फिर बीजेपी को यहाँ पर घाटा ही साबित होगा? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम राम, चुनाव आ रहा है, हिसाब लगा लेते हैं। पहले प्रदेश में हर चौथे दिन दंगा होता था और उन दिनों आपके व्यापार में कितना नुकसान होता था, लिख लीजिए। और भाजपा सरकार में प्रदेश में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कितने व्यापार खुले, कितने बढ़े, हिसाब लगा लीजिए। और सुनिए, चाय पिएंगे, कड़क है, योगी जी जैसी। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है देवभूमि के दंगल में। आज हम बातचीत कर रहे हैं चुनावी दंगल में बजट मंगल की बात कर रहे हैं। चर्चा पर हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी भी बने हुए हैं। नरेंद्र जी, जिस तरह से लगातार तमाम पार्टियों का हमने यहाँ पर रुख जरूर देखा है, लेकिन बजट के बारे में सीधे तौर पर भले ही फायदा न हुआ हो, लेकिन जिस तरह से आर्थिक वृद्धि की दर 9.2 दिखाई दे रही है, कोरोना काल के बाद भी यदि इतनी दर कहीं ना कहीं मेंटेन है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार का प्रदर्शन बेहतर रहा है और आगे जिस दिशा में काम किया जा रहा है वो भी सही दिशा में किया जा रहा है? प्रियंका, देखिए, आर्थिक जो दर बता रही है या जो हमारी विकास दर है वो क्या है, इससे ज्यादा महत्व की बात यह है कि आम जन जो है, जिसके लिए आम बजट है,
वो आम जन कितना राहत महसूस कर रहा है, ये देखने लायक बात है जी। जैसा अभी कांग्रेस के सुरेंद्र अग्रवाल जी ने कहा, मैं सहमत हूं उनकी बात से कि बजट जो होना चाहिए वो जमीनी स्तर पर एक व्यक्ति की उनकी सहूलियत को देखते हुए, उनकी कठिनाई को देखते हुए, उसको देखते हुए बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिए जी। क्या आप ये सोच सकते हैं कि कोरोना काल में जो इतने आर्थिक संकट के दौर से इस पूरा देश गुजरा और पूरा प्रदेश प्रभावित रहा, और ऐसी स्थिति में अगर बजट को हम कहें कि हमें कोई नया इनकम टैक्स का स्लैब या कोई नए कर नहीं लगाए गए, तो इतना नाकाफी है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ राहत दी जानी चाहिए, कुछ और सहूलियत दी जानी चाहिए थी, जिससे कि आम जनता को यह महसूस होता कि सरकार ने वो उनके साथ इस कठिन दौर में कंधा मिला के खड़ी हुई है जी। और आप डिजिटलाइजेशन की या कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो सही कहा कि पहाड़ों में अभी भी जो कनेक्टिविटी है वो इतनी सुलभ नहीं है। आप अगर कभी देहरादून आए प्रियंका जी, तो आपको मोहन से लेकर आसारोड़ी तक 15 किलोमीटर तक आपके पास मोबाइल पे बात करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, वहां सिग्नल्स नहीं होते। तो ऐसे स्थिति में जहां पे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उसके रहते हुए भी हम अगर बिल्कुल राजधानी से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पे डिजिटलाइजेशन में हम पूरी तरह सक्षम नहीं हैं, तो फिर आप ये सोचिए कि पहाड़ों, जहां दुर्गम क्षेत्रों में और पहाड़ी इलाकों में, वहां पे कहां सिग्नल की कनेक्टिविटी और कहां सब चीजें सुलभ हो पाएंगी। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जी बिल्कुल। हमारे साथ संजीव जी नरेंद्र जी, संजीव जी हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनसे ही सवाल हम कर लेते हैं। संजीव जी, नरेंद्र सेठी जी ने यहाँ पर कई सवाल उठाए हैं। डिजिटलाइजेशन की बात को इन्होंने साफ तौर पर नकार दिया है कि इसका ज्यादा फायदा उत्तराखंड में दूरगामी क्षेत्रों में, पहाड़ों पर होने नहीं वाला है। साथ ही साथ जिस तरह से सीधी राहत आम जनता को मिलनी चाहिए थी वो बजट में नहीं मिली है। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी मैडम, देखिए, हर वर्ग को राहत देते हुए एक जो बजट पेश किया गया है, सार्वभौमिक बजट है जिसमें हर वर्ग को लाभ मिला है, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, मातृशक्ति हो, और चाहे मध्यम वर्ग हो। हर व्यक्ति को, हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए और हर वर्ग का ध्यान रखते हुए एक समावेशी बजट सरकार के द्वारा आया है। और जिस तरह से हमारे भाई आप विपक्ष में हैं, आपका कर्तव्य है आपको सरकार के अगेंस्ट ही बोलना है। इसी चीज का आपको पैसा भी मिलता है अपनी पार्टी। जी संजीव जी, लेकिन यहाँ पर सुरेंद्र जी ने भी सवाल उठाए। मांगने की बात गलत है। संजीव जी मांगने की बात गलत है। नहीं संजीव जी, पैसे का आरोप गलत है। ये बात गलत कहीं से वापस ले लीजिए, मेहरबानी करके। पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल। संजीव जी इस तरह की टिप्पणी यहाँ पर आप बिना किसी प्रूफ के कर नहीं सकते इस चैनल के माध्यम से, तो यहाँ पर तो मैं भी चाहूंगी कि आप माफी मांगे। आप भी समर्पित है, हम आपको भी समर्पित कार्यकर्ता मानते हैं। जी बिल्कुल, आप अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और जनता के सामने, जनता के हित की यदि कोई बात करता है तो उनकी भावनाओं को भी सम्मान किया जाना चाहिए। संजीव जी, मेरा अगला सवाल आप सुन लीजिए। जिस तरह से सुरेंद्र जी ने बोला है कि महिलाओं को लेकर, जो यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लेकर, या फिर डाकघर में जिस तरह से एटीएम बनाने की बात की गई है, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि पहाड़ों में जब कनेक्टिविटी ही बेहतर नहीं होगी तो आप किस तरह से इन सुविधाओं का लाभ दे पाएंगे, तो इसको लेकर क्या विजन है? मैडम, अभी जैसे हमारे भाई नरेंद्र जी ने कहा कि मोहन से लेकर आसारोड़ी तक हमारी कनेक्टिविटी ही नहीं आती। हाँ, उन्होंने जो बात कही, आज से जो पिछला इतिहास आप उठा के देखें तो 70 सालों में पहली बार हम लोगों ने जो ये 15 किलोमीटर का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में पिछले 70 सालों से कनेक्टिविटी नहीं आया करती थी। हमारी सरकारों ने अपना एक विशेष प्रयास करते हुए, आपको जानकारी मैं देना चाहूंगा कि उत्तराखंड में 4 हमने डाटा सेंटर ऑल ओवर इंडिया के, जिसका लाभ यहाँ के युवाओं को, आईटी सेक्टर को, डिजिटलाइजेशन को लिए उत्तराखंड को मिलने वाला है। 4 पूरे डाटा सेंटर उत्तराखंड में स्थापित किए जा रहे हैं। और दूसरी बात, आप देखिए, इस बजट में गैस सस्ती हुई है, 80 लाख लोगों को आवास मिल रहा है, किसानों को राहत मिल रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने एक बहुत बड़ा राहत देने का काम किया है। संजीव जी, कैसे बोल रहे हैं आप? गैस सस्ती हुई है? गैस कहाँ से सस्ती हुई है? 400-500 रुपए का सिलेंडर 900-1000 का मिल रहा है, आप इसे सस्ता बोल रहे हैं?
मैडम नया वाला ये जो प्रियंका जी, बजट आया जी है, बिल्कुल, जी बजट आया है, जी। इस जी तरह नरेंद्र के जी आप सवाल प्रावधान करें हुए जी। और मैडम मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। प्रियंका जी देखिए, जैसा उम्मीद होती है कि कोई अगर रक्षा का कोई अधिकारी या कोई बड़ा अफसर अगर रक्षा मंत्री बनता है तो सैनिकों के हित की बात करेगा, आपने भी ये देखा होगा। तो जैसे एक महिला वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अगर बजट प्रस्तुत किया है तो सब महिलाओं को उम्मीद थी कि गैस तो कम से कम सस्ती होगी गैस पाइपलाइन बीत चुकी और अगर गैस के दामों में 1 रुपया भी कमी नहीं हुई ठीक तो आप है, इससे ठीक सोच है, सकते ठीक है हैं संजीव जी जवाब दीजिए। ठीक है, प्रवक्ताओं को बोलने का हक है, गैस की पाइपलाइन अपने अपने दल के बातों को रखने का हक है उनको। ठीक है नरेंद्र जी आपके पास, जी ऐसी नरेंद्र जी हवाई बातें नहीं होनी जी चाहिए। नरेंद्र जी आपके पास आते हैं, संजीव जी का जवाब हम सुन ले। जी संजीव जी क्या कह रहे हैं आप? गैस तो सस्ती नहीं हुई है, जिस बात की आप बात कर रहे हैं वो गैस कहाँ पर सस्ती हुई है? मैडम आप बोलने देंगे तो मैं कुछ जी बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करें, मैं आपको समय दे रही हूँ जी। मैंने कहा हरिद्वार तक पूरी गैस पाइपलाइन आ चुकी है, देहरादून तक भी हरिद्वार में सप्लाई भी चालू हो गई है पाइपलाइन के माध्यम से, और उधम सिंह नगर में भी पाइपलाइन गैस की बात कर रहे हैं, पाइपलाइन बिछा दी, गैस सप्लाई होने लगी है और देहरादून में पूरी गैस पाइपलाइन बिछ चुकी है, जिसकी वजह से आम उपभोक्ता को गैस की कीमतों में लगभग मैं सोचता हूँ 30 से 40% तक की राहत मिलने जा रही है, बहुत जल्दी राहत मिलने जा रही है। जी संजीव जी, राहत मिलने जा रही है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस गैस पाइपलाइन का कनेक्शन लेने के लिए कितना रुपए पहले देना पड़ेगा ये भी आप बताएं। कितने सालों में वो गैस पाइपलाइन काम करने लगेगी और कितने प्रतिशत छूट मिलेगी? अभी जो महिलाएं सिलेंडर खरीद रही हैं उनको किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। ठीक है संजीव जी अब सबको मौका देने दीजिए। संजीव जी सबको मौका देने दीजिए। हरिद्वार उधम सिंह नगर में कंज्यूमर आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद मैं आऊंगी तो सुरेंद्र जी के पास जाऊंगी। तो यहाँ पर लगातार देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं, बजट को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से केंद्रीय बजट आने के बाद कहीं ना कहीं तमाम राज्यों में जिनमें चुनाव होने, उनमें से एक उत्तराखंड भी है, जिसको लेकर तमाम लोगों को ये उम्मीद थी कि बजट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जिसके माध्यम से लोगों को रिझाने का प्रयास किया जाएगा। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। याद है पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे और हम अपने घरों में डरकर बैठे रहते थे। आए दिन अखबारों में किस्से छपते थे फिरौती के, और आज हम बेखौफ घूमते हैं और अपराधी जेलों में रो रहे हैं। अरे कितने साल हम डर कर रहे और कितने चैन से, हिसाब लगा लीजिए ना। सीधी बात, जो अपराधियों को ठोक देंगे हम उसी को वोट देंगे। नमस्कार। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है देवभूमि की दंगल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं चुनावी दंगल में बजट मंगल। हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं। अगला सवाल सीधे सुरेंद्र अग्रवाल जी के पास मैं आना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, यहाँ पर जिस तरह से संजीव जी का कहना है कि तमाम तरह की सुविधाओं को लेकर काम चल रहा है, वो सुविधाएं मिलेंगी, जिस तरह से दूरगामी क्षेत्रों की आप यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से लोक लुभावन जुमले देकर यहाँ पर कोशिश तो जरूर की जा रही है, पर कोशिश कामयाब होगी या नहीं होगी ये चुनाव के बाद पता चल जाएगा? देखिए, केंद्र सरकार का बजट जो है निराशाजनक के साथ साथ जमीनी धरातल से भी बहुत दूर है। सब जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में तो हमारे यहाँ नेपाल का कनेक्शन लेना पड़ता है, कुछ जगह हिमाचल का कनेक्शन लेना पड़ता है, तब तो लोग बात कर पाते हैं। जी। आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया का जो पहला फेज था, फर्स्ट फेज,
वो पूरे पहाड़ में अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। कांग्रेस ऐसे डिजिटल इंडिया लाएंगे? विकास विरोधी है। कभी अरे भैया बोलने दीजिए संजीव जी। ठीक है संजीव जी विकास की बात आप वो आपका विपक्ष, आप उन्हें सुन तो लीजिए, फिर मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी। 400 गांव अभी भी आपदा की विस्थापन की भार ढूंढ रहे हैं। हमारे कर्जा माफ करने की बात करती, किसानों का अभी तक कर्जा माफ नहीं कर पाए। सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए धन देने की बात कर दी, आप धन नहीं दे पाए। ग्रीन बोनस की बात करी थी, ग्रीन बोनस। अरे मान्यवर अभी तो बजट पे बात करिए संजीव जी, बजट पे बात करिए संजीव जी, अभी बजट पे बात करिए। संजीव जी, सरकार तो आती जाती है। संजीव जी बजट पे बात कर रहे हैं, बजट पे ही चर्चा को रहने दीजिए। आज किसान सम्मान निधि दे रहे सरकार की बात कर, सरकार तो आती जाती रहेंगी। अरे वो डबल इंजन जो मोदी जी का था, वो डबल इंजन कहाँ है? डबल इंडिया कहाँ है? अरे यूरिया तो आप खा गए, कफन खा गए। संजीव जी, सुरेंद्र जी, कफन खा गए। ठीक है, अगला सवाल मैं पीसी थपलियाल जी से कहना चाहूंगी। जी पीसी थपलियाल जी, यहाँ पे जिस तरह से पीसी थपलियाल जी, 1500 करोड़ रुपए आपने पीसी थपलियाल जी, ठीक है आप दोनों 600 करोड़ रुपया, 600 दफ्तर, कितने आतंकवादी खत्म कर दिए आपने? कितने आतंकवादी खत्म कर दिए आपने? कितने आतंकवादी खत्म कर दिए? देखिए आप दोनों लोगों से ही गुजारिश है, बजट पे ही चर्चा करें। कर रहे हैं आतंकवादियों के साथ मिलकर। माननीय सुरेंद्र जी, आप लोगों की जो काला धन के जो तभी तो आपके पास, तभी 1500 करोड़ रुपए में दफ्तर बनाए हैं आपने। 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए भाजपा का मुख्यालय बना है। 1500 करोड़ रुपए मुख्यालय बना है। आप लोगों को अरे अमित शाह के बैंक में 750 करोड़ रुपया जमा हुआ। अमित शाह के बैंक में 750 करोड़ रुपया जमा हुआ। 750 करोड़ रुपया अमित शाह का जो बैंक है, जिसमें अमित शाह बैंक में डायरेक्टर है, वो 750 करोड़ रुपया नोटबंदी में बंद हुआ। उसका हिसाब दे दो ना जनता को। हाँ मैं भी मेंबर हूँ, मेरी नजर रखी हुई है, मैंने नजर रखी हुई है, मैंने नजर रखी। अरे संजीव जी, मैंने नजर रखी हुई है। संजीव जी, महिलाओं के लिए डाकघर, संजीव जी सवाल सुन लीजिए। संजीव जी सवाल सुन लीजिए पहले, सवाल सुन लीजिए पहले। बहस पर आओ ना संजीव जी। मैडम संजीव जी सवाल सुन लीजिए मेरा। डिबेट पे आओ। ठीक है सुरेंद्र जी आने दीजिए, मुझे सवाल तो करने दीजिए उनसे। लेकर आए सामने, तथ्यों को लेकर आए। संजीव जी मेरा सवाल सुनिए, महिलाओं के लिए डाकघर की व्यवस्था की है, पैसे कहां से आएंगे, इस बात की व्यवस्था की है क्या बजट में? डाकघर की व्यवस्था तो आपने की है, वो डाकघर में पैसे कहां से आएंगे, इस बात की कोई व्यवस्था है, कोई प्लानिंग है? मुख्यमंत्री बदले हैं 3 महीने में, और 10 साल में आपने 10 मुख्यमंत्री बदले हैं। 10 मुख्यमंत्री बदले हैं आपने 10 साल में। 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं। ठीक है आप, मैं पीसी थपलियाल जी के पास अगला सवाल मेरा। पीसी थपलियाल जी, मेरा अगला सवाल यहाँ पर यह है कि बजट की हम बातचीत कर रहे थे, आप उत्तराखंड में पहाड़ों की बात करते हैं, ये पोस्ट ऑफिस में एटीएम की जहां पर बातचीत की जा रही है, दूरगामी क्षेत्रों में एटीएम का प्रबंध किया जाएगा। जाहिर सी बात है, अच्छी सुविधा है, लोगों को सुविधा मिलेगी, लाभ उठाएंगे, लेकिन उन एटीएम में पैसा किस तरह से जमा किया जाएगा, कैसे पैसा निकाला जाएगा, उसके लिए कोई विजन नजर आता है क्या बजट में आपको? ऐसे आदमी को बुलाना नहीं चाहिए जिन्हें बात करने की अकल नहीं है। इन्हें बात करने की अकल नहीं है, इन्हें अपने टाइम में बोलना चाहिए, इन्हें अपने टाइम में। संजीव जी अब आप दोनों लोगों को मैं बाद में मौका दूंगी। मेरा सवाल पीसी थपलियाल जी से, देखिए सबको बराबर का मौका दीजिए बोलने के लिए। अगर आप अकेले ही बातचीत करेंगे तो कैसे डिबेट होगी? संजीव जी शांत हो जाइए, सुरेंद्र जी आप भी शांत हो जाइए, मैं आप दोनों के पास बाद में आऊंगी। आपको बहस करने की अकल नहीं है संजीव जी, आपको बुद्धि भी नहीं है। संजीव जी आपसे अनुरोध कर रही हूँ मैं, आप दोनों लोगों से, आप दोनों से अनुरोध कर रही हूँ, आप दोनों को मौका दिया जाएगा, अपने अपने समय पर बोले आप। ठीक है पीसी थपलियाल जी, अपने सवाल का जवाब दीजिए आप। देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो बजट बनाया है। अरे भाई संजीव जी अब तो शांत हो जाइए, मैं आपको मौका दूंगी, आप आधे घंटे अकेले ही बोल लीजिएगा फिर। देखिए आप लोगों के पास ना कोई विजन है, विजन तो आप पे है ना। अरे मैं सवाल पूछूंगी आपसे, आप जवाब दीजिएगा। संजीव जी बाकी लोगों की बात सुनिए, आप अकेले ही बहस करेंगे क्या? आप दूसरों की विपक्षों की बात भी नहीं सुनेंगे? रोड मैप आपका 5 साल आपका। संजीव जी आप सत्ता में है, विपक्षों की बात भी नहीं सुनेंगे आप? मेरे को बड़ा भैया वर्मा जी तथ्य को लेकर आओ, विकास का रोड मैप। संजीव जी आपसे अनुरोध कर रही हूँ मैं, डिबेट की मर्यादा को बनाए रखे, मैं आपको मौका दूंगी आपकी बात करने का। अब आप दोनों ही शांत हो जाइए, मैं आपके पास आऊंगी। पीसी थपलियाल जी से मेरा सवाल है अभी जी।
कि लोकतंत्र की मर्यादाओं को मैंने आपसे दोनों ही कहा, लांग रहे हैं। आपकी 5 साल की सरकार रही, क्या आप मेरे को अपने 5 साल की सरकार? अरे अब तो आप सरकार में बैठे हुए हैं। संजीव जी, अब तो आप आपका सवाल सुन लिया मैंने, आपका सवाल मैं रख दूंगी, अब आप शांत हो जाएं, अब आप कृपया करके शांत हो जाएं, मैं आपको मौका दूंगी। जी पीसी थपलियाल जी, आज का बजट ये कहता है कि अगर इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को 1500 करोड़ अलॉट किया है तो उत्तराखंड के साथ क्यों सौतेला व्यवहार करते हैं। मैंने जब भी भारतीय जनता पार्टी का जब भी बजट आता है नॉर्थ ईस्ट के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, नॉर्थ ईस्ट के लिए, आज के बजट में भी इन्होंने 1500 करोड़ अलग से नॉर्थ ईस्ट के लिए अलॉट किया है, उत्तराखंड के लिए क्यों नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तराखंड में तुमने जो भी डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पोस्ट ऑफिस, डिजिटल उसको देखते हुए क्या उत्तराखंड में कुछ ऐसा प्राविधान आपने किए हैं कि जिससे कि यहाँ डिजिटल जो सर्विसेज है वो क्विक हो सके। यहाँ पे जिस तरह से तुम रोड बना रहे हो और रोड बनाते हुए धनिया सेठों के लिए तो रोड बन गई है, लेकिन गरीब जो आज पहाड़ में अटक गया है, तुमने ऐलान किया है कि साहब हम 60 लाख नौकरियां देंगे। कैसे नौकरियां देंगे 60 लाख? हम ये भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि थपलियाल साहब, आपने रोड की बात करी, गरीब की बात करी, तो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। एक सवाल और है, सवाल सिटी बनी हुई है, कहाँ गया आपका वो ऐलान? आप कैसे विश्वास करें हम आप पे? आप जब घर बनाते हैं तो जमीन के ऊपर ही आप पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं या उसके लिए नींव भी डालते हैं? अरे नींव कब तक डालते रहोगे? प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 में, हाँ 2022 में सबको घर मिलेंगे, सबको घर मिलने का ऐलान इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने कहा था। संजीव जी अब जवाब दीजिए आप। अब गजब की बात है संजीव जी, अब जवाब दीजिए आप। जिस तरह से डक्स बन रही हैं सड़कों के ऊपर, उससे अगले 20 साल तक वो सड़कों में खोदने नंबर नहीं आएगा। जितनी भी पानी की, बिजली की लाइंस हैं वो सारी उन डक्स के अंदर चलेंगी। पानी, सड़कों का पानी जो ओवरफ्लो हुआ करता था उन डक्स के अंदर चलेगा। सड़क रोड बनाना वो, लेकिन उसके साथ ही वहां रहने वाली महिलाओं, वहां रहने वाले युवाओं के बारे में भी तो कुछ ख्याल करा होता। घर आप बनाते हैं, घर आप बेशक आलीशान बनवा के दे दें, यदि आप कमा नहीं देंगे तो वो इंसान कैसे, क्या कमाएगा, क्या खाएगा? मैडम इसके ऊपर मैं आ रहा हूँ। 80 लाख लोगों को हम आवास देने जा रहे हैं, ये हमारी व्यवस्था इस बजट में हुई है। और देखिए, ऑर्गेनिक खेती का एक बहुत बड़ा केंद्र उत्तराखंड है। उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने हमारी सरकार बजट में प्रावधान किए हैं। और तीसरी बात, कितना प्रावधान किया है? पीसी थपलियाल जी का साफ तौर पर कहना है कि एनईआर को जिस तरह से 1500 करोड़ का बजट दिया जाता है, उत्तराखंड को क्यों नहीं दिया जाता टूरिज्म के लिए? मैडम बोलने दीजिएगा। जिस तरह से उत्तराखंड वन आच्छादित क्षेत्र है हमारा, मेरे ख्याल 60 से 70% हमारे प्रदेश में वन है। उन वनों को ना काटा जाए और एक बेहतर कनेक्टिविटी बने, तो उसके लिए एक नई योजना उत्तराखंड के लिए विशेष तौर से लाई गई है, जिसमें हमारे नए रोपवेज बनेंगे, जिससे अपार संभावनाएं हैं। देखिए, अपार संभावनाएं तो हैं, ये तो सर्वविदित है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जी। इसमें संजीव वर्मा जी, क्या आपने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, क्या आपने संसाधन दिए हैं, ऐसा आपने यहाँ पे ऑरा दिया है कि पर्यटक यहाँ पे आए और वो अपने को खुशी यहाँ पे अच्छा आनंद लेके वापस जा सके? कुछ भी नहीं है। और अगर पिछले आंकड़ों पे जाएं तो जो पिछले 10 साल पहले या इस राज्य के बनने से पहले जो पर्यटकों के आने की संख्या होती थी, उसमें कोई ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है, जबकि
आज क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बोला कि हम 30% टैक्स की बात कर रहे हैं उसके ऊपर, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं। उसका कारण यह है, क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल आप ऐसा मान लीजिए जैसे काले धन के लिए आज से 10 साल पहले सरकार ने कहा था कि जो भी अपनी अघोषित संपत्ति या काले धन को उसको घोषित करता है तो वो 50% कर देकर उसको वाइट कर सकता है जी। तो ये क्रिप्टो करेंसी भी हम एक ऐसा माध्यम दे रहे हैं हम उन ब्लैक मार्केटर्स के लिए, या काले धन को वो वाइट कर लेंगे। तो मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। ये क्रिप्टो करेंसी पे अगर इनको वाकई गंभीर थे सरकार तो एक था या इस पर पूरी रोक लगानी चाहिए थी। अब जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद विचार कर रहा है अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने के लिए, तो इस तरीके से हमें बाहर के उससे बचाया जा सकता था। तो ये एक बजट का, मैं इसका एक सकारात्मक पहलू नहीं कहूंगा। ये बजट जो जमा हुआ है धन 1.37 हजार करोड़ रुपए का जो मुनाफा आया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि तमाम योजनाओं पर पैसा लगा सकते हैं और यही वजह है कि इस तरह की योजनाएं लेकर आएंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार भर लेगी तो तमाम जो योजनाएं को सुनिश्चित किया जा सकेगा और कहीं ना कहीं इसके सहारे जनता के सामने अच्छी पिक्चर पेश की जा सकती है? देखिए, पहले भी कई घोषणाएं हुई थी जिनको अभी तक धरातल पे पूरा नहीं कर दिया गया है। सैलरी क्लास जो लोग हैं उनके लिए कोई राहत नहीं दी है और जिस तरह से 75 डिजिटल बैंक खोले जाएंगे, चिप आधारित ई पासपोर्ट बनेंगे, डिजिटल बैंक तो तब खोले जाएंगे जो पहाड़ों में कनेक्टिविटी आएगी। तो यहाँ पर जो है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो हमारा उत्तराखंड है, उसको किसी भी तरह से राहत नहीं दी गई है। जहां तक संजीव जी कहते हैं कि हरिद्वार में जहां तक ये राहत की बात करते हैं, तो मेन हमारा जो यहाँ उत्तराखंड का था वो हम लगाए देख रहे थे कि बजट में टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, यहाँ पर व्यापार चलेगा, यहाँ पर जो है व्यापारी जिस तरह से कर्ज देने की बात करते हैं, लेकिन अगर उनको रियायत नहीं मिलेगी, कोरोना काल में जिस तरह से टूट गया है व्यापारी, जिस तरह से आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया है, तो क्या राहत मिली? यहाँ पर होटल व्यवसाय है, यहाँ पर ट्रेवल वो एजेंसियां हैं, यहाँ पर हर कोई बिल्कुल त्रस्त हो चुका है और जिसके बजट में जो कोई भी उसे रियायत देने की कोई बात जी नहीं बिल्कुल। सुरेंद्र जी क्या आपको भी लगता है कि ये जो बजट आर्थिक असमानता है उसको और बढ़ावा मिलेगा? अभी एक एनएसओ रिपोर्ट आई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी रिपोर्ट थी कि देश के जहां पहले अरबपति 110 थे, अब 240 हो गए हैं। 6 लोगों के हाथ में पूरे देश की पूंजी हाथ में आती जा रही है। जो असमानता की खाई है, यदि सरकार उसको कम नहीं कर पाती, यदि गरीब की रसोई की जो मार है, रसोई महंगाई की जो मार है, उससे नहीं बचा पाती, तो इस बजट का क्या बेमानी है बजट। तो जी आप देखिए, एक बढ़ावा देंगे, कह रहे हैं कि ड्रोन लेके जाइए और पेस्टिसाइड को छिड़किए अपने खेतों में। अरे पहाड़ कौन सा किसान जो पेस्टिसाइड छिड़क पाएगा ड्रोन से? किसकी हिम्मत है? किसके पास इतना धन है? कितने पास इसके साधन है? ये बजट अपने आप में विरोधाभासी है, पूंजीपतियों के हित में है और आम आदमी के सर पे तो ये बजट ने ऐसा बोझ डाला है कि आम आदमी की कमर इस बजट ने पहले महंगाई से टूटी थी और इस बजट को देख के जो निराशा हुई है, जो सैलरी क्लास के हाथ में निराशा आई है, जो मध्यम
वर्ग के निराशा आई है, वो निराशा बहुत घातक सिद्ध हो, कम किया है। मनरेगा जैसी योजनाओं में मामूली सी बढ़ोतरी की गई है। तमाम समाज कल्याण की योजनाओं पर धन को कम खर्च करना, लोगों की आमदनी को करने की सीमा को कम करना, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। मैं तो ये चाहूंगा कि संजीव जी बैठे हैं, इनकी तो डायरेक्ट अप्रोच है, कम से कम ये एक बीड़ा उठाएं। जो हम नेपाल से कनेक्शन लेकर बात करते हैं, जो हिमाचल से अपना कनेक्शन लेकर लोगों से बात करते हैं, कम से कम वो तो दूर करिए। ठीक है संजीव जी, डिजिटल इंडिया का जो सेकंड फेज है वो लागू कराइए। जी संजीव जी, तो सीधी अप्रोच है मोदी जी के। जवाब दीजिएगा। आईटी सेक्टर के इंजीनियर के लिए तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बजट है, लेकिन 60-70 साल का जो बुजुर्ग पहाड़ों पर रहता है उसको क्या कुछ लाभ मिलने वाला है? उसको तो कुछ नजर नहीं आता इस बजट में। मैडम देखिए, इस बजट से ये मैंने कहा हर वर्ग को लाभ देने वाला ये बजट है। संजीव जी, बैलेंस नजर नहीं आता, जो बैलेंस होना चाहिए था वो नजर नहीं आता। मैडम आप देखिए, उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत विषम है। कहीं कहीं वन आच्छादित क्षेत्र हैं, कहीं कुछ अलग अलग, हर जगह की परिस्थितियां अलग अलग हैं। और कुछ जगह जैसे जहाँ पे हमारे यहाँ ऑर्गेनिक खेती ज्यादा होती है, वहां पर किसानों को लाभ है। जैसे डिजिटल की बात हो रही है, जब हमारे उत्तराखंड में जो 4 बड़े डाटा सेंटर्स बनने जा रहे हैं, तो आप ये देखिएगा, उससे एक तो यहाँ की इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, दूसरा आईटी सेक्टर को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा, यहाँ पे रोजगार बढ़ेंगे। यहाँ पर जितने अपना आईटी सेक्टर के जितने इंजीनियर्स हैं, हमारे युवा हैं, जिनको नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, अच्छी नौकरी के लिए, जो हैदराबाद और बेंगलोर आज कुछ करते हैं, उनको बेंगलोर और हरिद्वार न कुछ करते हुए यदि उत्तराखंड में एक अच्छा ठीक है संजीव जी, आईटी सेक्टर को तो बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत है, उसको कैसे बढ़ावा मिलेगा, उसके लिए क्या कुछ आपने किया है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। देवभूमि की दंगल में लगातार आज हम चर्चा कर रहे हैं बजट को लेकर। जिस तरह से उत्तराखंड में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्या उत्तराखंड की जनता के लिए बजट लाभदायक रहेगा या नहीं रहेगा? आगामी चुनाव भी है, क्या चुनाव को देखते हुए ये बजट कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है या नहीं? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। वापस लौट कर आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तुम लड़की हो, अकेली मत घुमा करो। तुम अंदर जाओ। बाहर क्या कर रही हो? ये भी तो एक जेल ही थी ना, जो किसी को दिखती नहीं थी, पर इसकी सजा हर लड़की को मिलती थी। आज प्रदेश पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षित है। डर से मुक्त होकर आज हम लड़कियों को कितने अवसर मिल रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लो। और हाँ, मेरे चैनल को फॉलो कर देना, पर मुझे अगर सड़क पे फॉलो किया तो। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है देवभूमि की दंगल में। लगातार आज हम बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। नरेंद्र जी, अगला सवाल आपसे है मेरा। जिस तरह से हम बजट को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार चर्चा करने के बाद जिस तरह से संजीव जी का कहना है कि तमाम योजनाएं आगे के लिए हैं जो लाभदायी होंगी, आईटी सेक्टर के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग या किसानों की यदि हम बात करें तो सीधा फायदा होते हुए नजर है। क्या लगता है आपको कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर बढ़ावा देने के लिए और अधिक सोचा जाना चाहिए था सरकार के द्वारा?
देखिए ऑर्गेनिक प्रियंका, ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ और भी बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं फार्मिंग में। वैसे तो कृषि रीढ़ है इस देश की आर्थिकी के लिए और उस पर पूरा फोकस किया जाना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी है जिससे कि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है और अगर उसको योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो शायद और ज्यादा लाभ मिलेगा। और इसके लिए मैं कहता हूं कि चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, उनको अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर एक समन्वय के साथ उसको अपनी राय देनी चाहिए जिससे कि एक अच्छी योजना बन सके किसानों के लिए और वो बजट में भी प्रस्तुत हो सके। खाली घोषणाएं करके या शिगुफों की बातें करके इससे लाभ नहीं होने वाला। लेकिन आज के बजट के ऊपर प्रियंका, जैसे आप देखें तो जैसे हर सरकार कहती है कि विपक्ष कह देता है कि लोक लुभावन बजट है ये, इसमें कुछ खाली खोखला बजट है ये जी। हम ये कहते हैं कि आपके बजट के अंदर क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि अब यहाँ का युवा या यहाँ का व्यवसायी केवल आश्रित या अनुदान या फ्री की राजनीति के ऊपर या फ्री की बिजली के ऊपर, फ्री के राशन के ऊपर उससे हटकर स्वावलंबी बन सके और स्वावलंबन की ओर आगे बढ़े, जिससे कि हम जो विकासशील देश की गिनती में आते हैं हम विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हो सकें। तो इस तरीके का अगर कोई हमारी योजना है तब हम समझेंगे कि आम बजट की सार्थकता है। और आम बजट, इसका नाम जो है ये आम जनता के लिए होना चाहिए, खास बजट नहीं होना चाहिए। अगर खास लोगों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है तो फिर ये आम बजट नहीं है। जी बिल्कुल। संजीव जी, क्या कहना है इस पर आपका? जिस तरह से आम बजट की हम बातचीत कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की मैं खास तौर से यहाँ पर बात कर लेती हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है, लेकिन किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा? डिजिटलाइजेशन की या किसानों को डिजिटल सुविधा देने की जब आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में हमने तमाम लोगों के द्वारा सुना है कि डिजिटल को लेकर अभी पूरी तरह से जब नेटवर्क ही नहीं आता है तो आप किस तरह से सुविधा देंगे? क्या ट्रेनिंग का प्रावधान वहां पर है? किस तरह से आप किसानों को सिखाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि आप कितना भी डिजिटल कर ले, जब तक आप किसानों को जाकर वो तमाम चीजें समझा नहीं पाएंगे तब तक जमीनी स्तर पर डिजिटलाइजेशन हो नहीं पाएगा। काम को करने से काम होता है, इच्छा शक्ति होती है तो काम होता है और हर काम के लिए प्रयास करेंगे तो काम होता है। जिस तरह से किसान की बात आती है और अपना जैविक खेती की बात आती है, तो उत्तराखंड के जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर मैं सोचता हूँ 70 से 80% जो हमारे किसान हैं, ग्रामीण क्षेत्र हमारा जितना ही पड़ता है, वो लोग यूरिया का बहुत कम से कम उपयोग करते हैं और जैविक खेती के ऊपर पूरा आधारित होते हैं। और जिस तरह से सरकार लगातार रियायतें दे रही है उससे क्या होगा, जैविक खेती को एक और अधिक बल मिलेगा और मैं सोचता हूँ उनकी आर्थिकी को 4 चांद लगेंगे। और जैसे अभी आपने कहा डिजिटल वाली, जितना डिजिटलाइजेशन ज्यादा बढ़ेगा, अभी नए टावर्स लग रहे हैं, 5G के भी टावर्स हमारे यहाँ लगने लगे हैं, 4G के 5G के, और केवल शहरी क्षेत्रों में तो पहले से थे ही, अभी पर्वतीय क्षेत्रों में भी इसका निरंतर टावर्स लग रहे हैं। और मैंने जैसे अभी आपको बोला कि डाटा के 4 बड़े सेंटर्स जो ऑल ओवर इंडिया में लगने थे, ऑल ओवर इंडिया की बजाय हम लोगों ने उत्तराखंड में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को उसमें थोड़ा सा एक विशेष वो देते हुए ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है आपकी बात हमने सुनी जी, बिल्कुल। उत्तराखंड में लग रहे तो उत्तराखंड को उसका विशेष लाभ मिलेगा। ठीक है पीसी थपलियाल जी, जिस तरह से संजीव जी का कहना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर तमाम तरह की रियायतें दी जा रही हैं, क्या वो रियायतें काफी होंगी? क्योंकि जैविक फार्मिंग की हम बात जरूर करते हैं, लेकिन किसानों को जो फायदा नहीं होता है वो तो कितना जैविक फार्मिंग की ओर आकर्षित होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है जी। बहुत बड़ा सवाल है और उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्होंने जो प्राविधान इस बजट में लाए हैं कि गंगा के 5 किलोमीटर एरिया में ऑर्गेनिक खेती ही करनी पड़ेगी जी। अब देखिए आप, हिंदू गंगोत्री से लेकर गंगा सागर नीचे तक जब गंगा बहती है और उसके दोनों तरफ 5 किलोमीटर के एरिया में ऑर्गेनिक खेती कंपलसरी कर दी है इस बजट में।
अब आप देखिए कि जहां हम लोग एक गरीब आदमी डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पढ़ाई, डिजिटल से फेस करते हुए एक नई दुनिया में उलझेगा, वही फार्मर जिसको कि आज ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कुछ नहीं है, ना इनके प्रमाणित सेंटर। एक जब मेरा प्रोडक्शन आता है ऑर्गेनिक का तो प्रमाणित एजेंसियां सरकार के पास है ही नहीं। आप में अगर करता हूं तो कौन बोलेगा कि ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। दूसरी चीज, जो ऑर्गेनिक के लिए जो पेस्टिसाइड चाहिए बहुत महंगा है, खादें बहुत महंगी हैं। तो अब आप देखिए कि किसान अपने खेत, गंगा के किनारे ही तो खेत होते हैं, पानी वहीं उपलब्ध होता है, और उनको छोड़कर भागेगा किसान, तब देखना आपकी क्या समस्या होगी इस देश में। साहब किसी नए काम के लिए विदेश बनाना चाहते हो ना, नए काम के लिए प्रयास तो करने पड़ेंगे। ठीक है संजीव जी, नए काम के लिए आप प्रयास करेंगे, लेकिन कंपल्सरी यदि आप कर देंगे तो उसमें किसान को फायदा नहीं होगा, तो उसके पीछे वो कैसे संभलेगा? वो भी एक आपने गंगा किनारे हमारे को 100 मीटर, ठीक है, हमारे पास ठीक है पीसी थपलियाल जी, सबको मुझे समय देना है। ठीक है सुरेंद्र जी आपसे यहाँ पर जाना चाहेंगे, लगातार ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, कि आपको लगता है कि किसानों को फायदा हो पाएगा, जैविक फार्मिंग की ओर बढ़ावा मिल पाएगा, जिस तरह से 5 मीटर की बेल्ट को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है? जैविक खेती तो तब करोगे जब जानवर उस खेत को छोड़ देगा जी। अरे पहाड़ की खेती पर पहले ही बंदर, लंगूर, जंगली सुअर आती, उनका खतरा इतना भारी है कि लोग खेती जो है वो लाभ का तो व्यवसाय रहा ही नहीं है। लोग कैसे करेंगे खेती? आज बोते हैं, कल को बंदर खेत को उजाड़ जाता है, बंदर छोड़ता है तो सुअर उजाड़ जाता है, लंगूर छोड़ जाता है, मैदानी क्षेत्रों में हाथी नहीं छोड़ता। अरे हमारे 400 गांव जो हैं वो आपदा की वजह से विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। ठीक है, समय मेरे पास कम है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जी बहुत धन्यवाद, संजीव जी, सुरेंद्र जी बहुत धन्यवाद, पीसी थपलियाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हेमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार आज हम बजट पर चर्चा कर रहे थे। जिस तरह से लगातार केंद्रीय बजट के आने के बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता को भारी उम्मीदें थी, और लग रहा था कि चुनावी समय में ऐसा बजट आएगा जो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएगा। ऐसा कुछ इस बजट में खासतौर पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह की पिक्चर सामने आई है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपग्रेड करने की बातचीत की गई है, डिजिटलाइज करने की बातचीत की गई है। देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में भाजपा को इसका फायदा मिलता है या उत्तराखंड कहीं ना कहीं अपने फायदे और नफा नुकसान को देखकर आगे अपना फैसला करती है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रही न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।